हाय गाइज, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ जीविका संस्कृत क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हमने अब तक जो समास का प्रकरण हमारा चल रहा था उसमें हमने अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास पढ़ा दिया था। अब अगला हमारा समास है द्वंद्व समास। समास हमारा टॉपिक चल रहा है और समास के अंतर्गत तीसरे नंबर पर हमारा समास आ रहा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका संस्कृत में होता है इस प्रकार से चार थे द्वंद्व। चार थे द्वंद्व का मतलब होता है च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च का अर्थ ही क्या होता है? यहाँ च बराबर होता है और, च बराबर और, यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। जहाँ जब हम दोनों पदों को अलग अलग करेंगे यानी समास का विग्रह करेंगे, सामासिक पद के दोनों पदों को विग्रह के रूप में लिखेंगे तो च वर्ण उसके अंदर आ जाएगा। और जब दोनों पदों को च वर्ण का लोप करके एक पद बनाएंगे तो च अपने आप वहाँ से हट जाएगा और दोनों पदों का एक पद हो जाएगा। वहीं आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे तो लिखेंगे जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो तथा च वर्ण का लोप हो। वहाँ द्वंद्व समास होता है। भाई इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई एक शब्द विशेष प्रधान नहीं होता, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें च का लोप हुआ होता है। जब दोनों पद एक हो जाते हैं तो च नहीं रहता है, जब अलग अलग करते हैं तो च उसमें बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से अब इसमें हमारा इसका भी पहला भाग होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। अब ये क्या होता है इतरेतर द्वंद्व? इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब होता है कि इधर का उधर से मेल यह द्विवचन में होता है। जब इसका सामासिक पद होता है तो वो द्विवचन में होता है। कैसे होता है देखो, यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझा तो मैंने लिख दिया यहाँ सामासिक पद और ये मैंने लिख दिया समास विग्रह। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ सूर्य चंद्रो। अब यहाँ देखो दोस्त, यहाँ गाइस देखिए आप दोस्तों कि ये दोनों सूर्य चंद्र दो पद है, सूर्य चंद्र। अब दो होने के कारण ये किसमें है? द्विवचन में है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य। अब सूर्य अकारांत है तो विसर्ग आएगा और उसके बाद हम लगाएंगे च। ये च लगा दिया और ये विसर्ग है। अब यहाँ आपको मैंने संधि पढ़ाई थी कि विसर्ग के बाद च वर्ण आएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। कौन सा? सशंकर वाला, विसर्ग की सत्व संधि में। तो हम क्या करेंगे? सूर्यश्च चंद्रश्च। इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा। जैसे हमने लिख दिया हरि हरो, हरि हरो, हरिश्च हरश्च, कृष्ण बलराम। इसका क्या बनेगा?
कृष्णस्य बलरामस्य, कृष्णस्य बलरामस्य। यहाँ हमने लिख दिया भीम भीम भानु, तो भीमस्य भानुस्य, भीम और भानु। सीताराम सीताराम, सीता च। अब देखिए सीता आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले जितने भी हमारे शब्द है उनमें अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए विसर्ग का क्या हो रहा है, स। और अब यहाँ देखिए सीता आकारांत स्त्रीलिंग, इसका कारण इसमें विसर्ग नहीं आ रहा, और विसर्ग नहीं आएगा तो स किसका होगा, तो सीता का सीता रहेगा, आगे जुड़ जाएगा च। और अब राम अकारांत है तो रामस च। देव दानवो देव दानवो, देवश्च दानवश्च। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान हो, च वर्ण का लोप हो, चार थे द्वंद्व है, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसका पहला भाग हमने पढ़ा है इतरेतर द्वंद्व, इधर का उधर से मेल, ये द्विवचन में होता है। जैसे हमने लिखा सूर्य चंद्र सूर्यश्च चंद्रश्च, हरिहरो हरिश्च हरश्च, कृष्ण बलरामो कृष्णश्च बलरामश्च, भीम भानु भीमश्च भानुश्च, सीतारामो सीता च रामश्च, देवदानवो देवश्च दानवश्च। ऐसे भी कई शब्द हैं जो सामासिक पद के इतरेतर द्वंद्व में चलते हैं, द्वितीय देववचन में होते हैं इनके रूप। तो इसको आप समझे तरीके से। और अगला चलते हैं हम, इसी का जो नेक्स्ट भाग है वो आता है समाहार द्वंद्व, वो आता है समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट भाग में पढ़ रहे हैं हम समाहार द्वंद्व। समाहार, समाहार का अर्थ होता है समाहार, समाहार का अर्थ होता है समूह, समूह के अर्थ में, समूह के अर्थ में। जैसे हमने यहां लिख दिया सामासिक पद, सामासिक पद, ये लिख दिया हमने समास विग्रह। अब हम देखेंगे यहाँ कि सामासिक पद तो क्या है, हमने लिख दिया यहाँ सामासिक पद के तौर पर कि पाणिपादम, पाणिपादम, पाणी यानी होता है हाथ और पादम यानी पैर होता है। इसका मतलब ये बहुवचन में है, क्योंकि दो हाथ और दो पैर, चार हो गए। और जब दो से अधिक संख्या हो जाती है तो वो किस में हो जाती है, बहुवचन में। तो पाणिपादम, तो हम क्या लिखेंगे, पाणी च पादम च अनयो, अनयो एसाम, अनयो द्विवचन में होता है, बहुवचन में हो जाता है एसाम। जैसे अस्य अनयो येसाम, अस्य अनयो एसाम, एसाम फिर समाहार लगा दो आप, आपका समास वगैरह बिल्कुल सही हो जाएगा। समाहार इति, पाणी च पादम च येसाम समाहार इति पाणिपादम। एक है वाक् त्वचम, एक है शिरो ग्रीवम, शिरो ग्रीवम। अब वाक् त्वचम का क्या करेंगे, वाक्च, वाक् यानी वाणी च, और त्वक, त्वक का अर्थ होता है त्वचा, त्वच यानी वाणी और त्वचा, ये दो ही चीजें हैं। तो यह द्विवचन में होगा वाक्च त्वक्च। अब दो द्विवचन अनयो, अस्य अनयो एसाम, तो अनयो समाहार इति।
फिर हमने लिखा है यहाँ शिरोग्रीवम, तो एक तो है शिरस्य, क्या हो जाएगा शिरस्य। अब आप पूछेंगे यहाँ कि सर ऊपर तो ये आया ही नहीं स दोनों में, लेकिन इसमें स क्यों आया, क्योंकि सिर शब्द अकारांत पुल्लिंग है। यहाँ देखिए आप क हलंतम वाला है और यहाँ न के छोटी की लगी हुई है, इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं था, विसर्ग का इससे हो रहा है, सिर में हम लगाएंगे तो विसर्ग आएगा। तो सिर का जो र का जो विसर्ग है र के आगे उसका स हुआ, क्यों हुआ स शंकर का, क्योंकि आगे च वर्ण है, च वर्ण के साथ विसर्ग आने पर पूर्व वाले विसर्ग का क्या हो जाता है स शंकर वाला। तो शिरश्च और गिरिवाच, अब इसमें भी नहीं आया क्योंकि गिरिवा आकारांत स्त्रीलिंग है सीताराम की तरह, तो यहाँ सीता शब्द की तरह विसर्ग न होने के कारण गिरिवा में भी विसर्ग नहीं है, और विसर्ग न होने के कारण स नहीं बना, क्या लगाएंगे च। शिरश्च गिरिवाच, ये भी तो ये होते हैं सिर और गिरिवा, अन्य समाहार इति। तो इस प्रकार से हमारा ये थोड़ी देर सेटिंग सही से सही। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व का मतलब होता है इसमें एक पद शेष रहता है, इसमें एक ही पद शेष रहता है। जैसे देखो हमने लिख दिया वृक्षौ, क्या लिख दिया हमने वृक्षौ, तो वृक्षौ का समास विग्रह क्या होगा वृक्षश्च वृक्षश्च, एक शेष है, पद दो है लेकिन सामासिक पद पढ़ने पर एक ही पद रह गया और उसको द्विवचन में लिख दिया। इसका अंदर होता है कि एक के अंदर दूसरा छिपा हुआ है। हमने दूसरा लिखा परमेश्वरो, परमेश्वरो, तो परमेश्वरा का क्या होगा पार्वती च, पार्वती च परमेश्वर, परमेश्वरश्च, क्यों हुआ क्योंकि परमेश्वर कौन है पार्वती की, पार्वती की है परमेश्वर, तो पार्वती परमेश्वर, पार्वती च परमेश्वरश्च। और फिर हमने लिख दिया पितरो, पितरो, अब इसमें दो है पिता च और माता च, पिता च माता च, माता और पिता, और इसको यूं भी लिख सकते हैं, शुद्धिकरण और कर सकते हैं ढंग से इसको, माता च पिता च, भ्रातरो, भ्रातरो, भ्रातरो का क्या बनेगा भ्राता च, भ्राता, या फिर यूं कहो भाई और बहन कहेंगे, तो भाई और बहन में भी आप देखेंगे कि दुहिता, तो भगिनी, भगिनी च भ्राता च, भाई और बहन, माता और पिता, पार्वती और परमेश्वर, इन भगवान शिव, वृक्ष और वृक्षों का समूह। इस प्रकार से हम द्वंद्व समास को समझ सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई उदाहरण चल रहा हो, तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आए और उसमें बताएं कि सर हमको इसका समास विग्रह बताएं, तो उसका हम निश्चय ही जो अगला एपिसोड या अगले वीडियो में आएंगे तो उसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी है, उसको आप कमेंट में लिखें, उसको क्लियर अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम द्विगु समास, द्विगु समास।
द्विगु समास में क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। इसमें तो विशेष एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो लिख देता हूँ परिभाषा, जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्या हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्या हो या संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास भी क्या करता है? समूह का बोध कराता। इसमें भी समूह का बोध होता है, परंतु जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया यहाँ सामासिक पद, और ये लिख दिया हमने समास विग्रह। अब यहाँ हम लिखेंगे सामासिक पद में लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया पंचपात्रम। पंचपात्रम का समास, दो पद है, एक पंच है दूसरा पात्रम है। तो पहला पद क्या है? पंच। ये संख्यावाचक है, तो हम यहाँ लिखेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा, क्योंकि पंचपात्रम अपने आप में भी एक समूह का बोध कराए। 5 बर्तन, कितने बर्तन है? पात्र 5, तो ये बहुवचन में, इसलिए षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में हो जाएगा पंच का पंचानाम। और फिर दूसरा पद क्या है? पात्रम, तो इसका भी करेंगे पात्राणाम। और समूह अर्थ में है तो समारे, पंचानाम पात्राणाम समारे इति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 5 पात्रों का समूह। फिर मैंने लिख दिया चतुर्युगम। तो इसका क्या करेंगे? ये भी वही षष्ठी बनेगा, चतुर्णाम युगानाम समारे इति। फिर हमने लिख दिया चतुर्युगम, पंचपात्रम, पंचवटी, पंचानाम, वटानाम, समारे इति। 5 वृक्षों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह। जैसे हमने लिख दिया अष्टाध्यायी, तो इसका हो जाएगा अष्टानाम अध्यायानाम समारे इति। अब हम क्या करेंगे? इसमें भी देखते हैं, एक सूत्र और है कि नदी भिश्च। ये सूत्र क्या करता है कि नदी के नाम के पहले यदि संख्या हो तो वहाँ द्विगु समास न होकर अव्ययभाव समास होता है। ये नियम है, अपवाद है, अव्ययभाव समास होता है।
क्योंकि यदि किसी नदी का नाम है और उसके आगे संख्यावाची पद है तो ये नहीं कि हमको पूरे संख्यावाची आ गया तो ये सीधा द्वंद्व समास में द्विगु समास में जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर नदी के नाम से पहले संख्यावाची पद जुड़ा हुआ है तो वो द्विगु समास न होकर उसमें होगा अव्ययभाव। कैसे देखो, हमने लिख दिया द्वियमुनम, द्वियमुनम। अब यमुना एक नदी का नाम है, यमुना एक नदी का नाम जिसके आगे द्वि दो संख्या आई है तो इसको क्या करेंगे हम, द्वयो, अब द्विवचन में इसलिए द्वय आया, द्वयो यमुना नाम, ये यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहार, समाहार इति। समास का विग्रह तो बिल्कुल उसी की तरह ही होगा, द्विगु समास की तरह ही, लेकिन समास का नाम क्या हो जाएगा, वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास की जगह अव्ययभाव समास हो जाएगा, ये नियम है, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया पंच गंगम, हमने लिख दिया पंच गंगम, तो इसका क्या हो जाएगा, पंचानाम गंगानाम समाहार, कितने मिनट का हो गया ना, पंचानाम गंगानाम समाहार इति, पंचानाम गंगानाम समाहार इति, तो यहाँ हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। यानी समास का विग्रह तो द्विगु समास की तरह ही होगा, लेकिन उसको समास का जो नाम है उसमें आप क्या लिखेंगे, अव्ययभाव समास लिखेंगे। किस में लिखेंगे, दोबारा समझ लीजिए, नदी विस्तृत सूत्र के तहत यदि नदी के नाम के पहले संख्या हो, बाद में नदी का नाम हो उससे पहले कोई संख्या है तो वहाँ द्विगु समास न होकर अव्ययभाव समास होता है। जैसे द्वियमुनम, ये यमुना शब्द है नदी, गंगम, गंगा शब्द भी क्या है, एक नदी है, इनसे पहले पंच आया, द्वि आया है, तो द्वयो यमुनयो समाहार, समास विग्रह तो वैसे के वैसे हुआ, लेकिन समास का नाम क्या आया, अव्ययभाव। पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार इति पंचगंगम, इसमें भी क्या आया, अव्ययभाव। आप समास का प्रत्येक भाग पढ़ रहे हैं अलग अलग वीडियोज के माध्यम से, जिसको हम प्रसारित कर रहे हैं जीविका संस्कृत क्लासेज के माध्यम से, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। उसमें आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ या हमारा दिया हुआ ज्ञान सब तक पहुंच सके।